बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मैंने गुज़िश्ता रोज़ आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दी थी कि दोहा में कतर के अंदर होने वाली जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बातचीत है, जिसे तुर्की और कतर की मदद हासिल है और उनकी सालसी की बाद ये जो बातचीत है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हाई लेवल डेलीगेशंस थे, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और उनके जो काउंटर पार्ट है अफ़गान काउंटर पार्ट, उनके दरमियान ये मुलाकात हुई। तकरीबन 13 घंटे ये मुलाकात जारी रही। अब 13 घंटों में ख़्याल ये किया जा रहा होगा कि क्या बोला गया होगा या क्या ऐसी बातें थी कि जिन पे 13 घंटे लग गए। पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह तौर पर अफ़गानिस्तान को ये बात बता दी है कि अगर आप इंडियन प्रॉक्सी का हिस्सा बनेंगे तो किसी भी तरह से आपकी खैर नहीं है और इसी तरह आपको अंदर घुस के मारा जाएगा। जिस तरह अभी 2 दफ़ा अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं और प्रिसिशन स्ट्राइक्स हुई हैं, जिसमें एक नटोरियस तालिबान कमांडर जो गुल बहादुर है उसे भी मार दिया गया और उसके जो जितने भी साथी थे उनको भी निस्तो नाबूद किया गया और जो उनके हाइड आउट्स थे वहाँ पर उनको भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह तौर पर अफ़गानिस्तान को ये बात बताई है कि अगर आप स्टेबल अफ़गानिस्तान चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी यही गवर्नमेंट जो एक मरतबा पाकिस्तान की मदद से ही यहाँ तक पहुँची है, और अब अगर आप चाहते हैं कि आपको बाकायदा तौर पर दुनिया रिकग्नाइज़ करे, तो ये मत भूलें कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जिसने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। अब आप दूसरों के इशारों पर नाचने लगें तो इसमें हमारा कसूर कोई नहीं है, लेकिन आप दिल चाहे तो आप इंडिया के साथ खुल के अपनी ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाएं, लेकिन ये बात किसी भी तरह से काबिल बर्दाश्त नहीं है कि इंडियन फंडेड टेररिस्ट जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान हैं, उनको अगर आप वहाँ पर महफूज पनाहगाहें देंगे और उनकी मदद से पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की ईमा पर हमले करेंगे, तो ये किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं होगा और फिर आपको ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से मिलेगा। जैसा अभी 2 हफ़्तों के बीच में हमने देखा है कि जो 2 दफ़ा बॉर्डर के ऊपर टेंशन्स बनी हैं और जिस तरह पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और फिर अफ़गानिस्तान ने मिन्नतें और समाजतें करके ये सीज़ फायर टेम्परेरी सीज़ फायर करवाया और फिर कतर और तुर्की बीच में इंटरवीन किया उन्होंने और आपको फिर दोहा में बुलाया गया और 13 घंटों में जो बार बार बात बताई गई पाकिस्तान की तरफ से वो यही थी कि इंडियन प्रॉक्सी का हिस्सा किसी भी तरह से आपको काबिल कबूल नहीं होगा पाकिस्तान को। एक नंबर 2, जो इस वक्त जो ट्रेड का इशू है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक ट्रांजिट ट्रेड इस्तेमाल करता है और वहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों ट्रक जो हैं वो पाकिस्तान को क्रॉस करके और दीगर स्टेट्स में जाते हैं। तो अगर आप इस ट्रेड को बहाल रखना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ एक हमसायों वाला बेहतर ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, तो आपको अपनी रविश के ऊपर, अपनी जो अप्रोच है उसके ऊपर आपको बहुत गौर करना पड़ेगा। नंबर 2, जो अफ़गान रेजिडेंट्स हैं, इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, आपको ये मैं बता दूं कि 2 मिलियन से ज़्यादा अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। यानी जंग अफ़गानिस्तान में लड़ी जाती रही और उसका खुमियाज़ा हम लोग भुगत रहे हैं। वहाँ से मिलियंस की तादाद में लोग, ना सिर्फ सोवियत इन्वेजन के बाद, अभी वे 2021 में जब तालिबान ने टेक ओवर किया और एलाइड फोर्सेस यूएस ट्रुप्स वहाँ से विड्रॉल होकर गए, तो एक बड़ी तादाद दोबारा पाकिस्तान में आकर रहना शुरू हो गए। अब ये उनके लिए आसान है कि बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये बात कह दी है कि इन इमिग्रेंट्स को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हीं के अंदर वो टेररिस्ट मौजूद हैं। यही वो लोग हैं जो फिर समहाउ इंडिया के इशारों पर भी यहाँ पर वो रॉ के लिए काम करते हैं। तो बारहा इंडिया का ज़िक्र हुआ, पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है कि इंडिया, जिसने मई के अंदर एक मिस एडवेंचर किया और पाकिस्तान के ऊपर एक सोचा समझा मंसूबा और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लॉन्च किया, मुसल्लत किया, और उसका जवाब फिर जो उसको मिला वो पूरी दुनिया के सामने है। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत को ये बात समझ नहीं आई और उनके ये जो पाकिस्तानी जवाब था वो भी डाइजेस्ट ना हुआ और दुनिया में पाकिस्तान की जो बले बले हुई है और पाकिस्तान का जो वक़ार है उसमें बुलंदी हुई है, उसके बाद अब समझ ये नहीं आ रही थी कि इंडिया
کس طرح سے پاکستان کے اندر جا کر کارروائیاں کرے اور کس طرح سے وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اپنی جو نیٹ ورک وہ بچھاتا ہے اس کو بحال کرے. تو پھر اس نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو ہمیشہ سے ہر ٹیررسٹ کے لیے, ہر ملیٹنٹ گروپ کے لیے بہترین جگہ ثابت ہوتی ہے, اور وہی ہے پورس بارڈر افغانستان کا, جو جہاں پر القاعدہ کے نام سے یو ایس اور الائیڈ فورسز پوری جتنا عرصہ وہ یہاں پر رہے ہیں 20 سال, وہ یہی روتے رہے ہیں کہ یہاں سینکچریز ہیں ان کی, ہائیڈ آؤٹس ہیں, تو یہاں سے آپ ان کو نکالیں. تو اب انڈیا نے ان کا سہارا لیا, لیکن پاکستان نے بڑا واضح طور پر اور بڑا کلیئر اپنا ایک موقف سامنے رکھ دیا ہے کہ معافی کوئی نہیں ملنی اگر انڈیا کے ساتھ آپ نے کوئی گٹھ جوڑ کر کے کوشش کی. تو لہٰذا اب آنے والے دنوں میں یہ سیز فائر کی ایک اور میٹنگ جو ہے وہ ترکی میں ہونے جا رہی ہے. پہلی میٹنگ میں تو سیز فائر طے ہو گیا, باقی جو اگلی میٹنگ ہے اس میں اب یہ والی موڈیلٹیز طے ہونی ہے کہ جو ریفیوجیز ہیں ان کو آپ اپنے پاس کیسے واپس بلائیں گے اور ان کو کیسے سنبھالیں گے. یہ افغانستان کا مسئلہ ہے, پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ویزا کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں, اب ویزا کے بغیر نہ کوئی افغانستان سے یہاں آ سکے گا اور نہ پاکستان سے کوئی افغانستان میں جا سکے گا. تو یہ 3 میجر چیزیں ہیں اور ان کے اوپر جو ہے ورکنگ ہونی ہے. اب ساری وہی ہے, شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, وہ کیا کہتے ہیں کہ بال از ان دیئر کورٹ ناؤ. اب یہ گیند جو ہے ان کے کورٹ میں ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ طالبان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کتنا عرصہ آگے مزید چل سکیں گے. کیوں کہ انڈیا اس وقت جو پاکستان کو سبز باغ دکھا رہا ہے, افغانستان ان سب باغوں میں وہ خواب دیکھنا شروع ہو چکا ہے. اور مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ آئندہ آنے والے دن افغانستان کے لیے اتنے اچھے ثابت نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ اب انڈیا کی گود میں جو جا بیٹھا ہے تو اس کا رزلٹ ان کو آہستہ آہستہ ثمرات اس کے جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ طالبان سیریسنس کا مظاہرہ کریں گے اور ایسی بے وقوفی دوبارہ نہیں کریں گے جس سے ان کا اپنا ہی نقصان ہو.